गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए। इसमें 10 प्रश्न यहाँ पर हम हल करेंगे और 10 प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्रश्न है चैप्टर फर्स्ट के पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए पहले 5 प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद में फिर 5 और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंथ से जुड़ा रहता है। अब देखेंगे बीजांड मैंने बनाया यहाँ पर, ये इसका व्रंथ है, ये पूरा बीजांड है, ये वाला हिस्सा इसका। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो बीजांड है ये इस ग्रंथ से इस हाइलम के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हाइलम। तो ध्यान रखिएगा, हाइलम के द्वारा जो है वो बीजांड ग्रंथ से जुड़ा रहता है। चलिए अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 112 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु एमएमसी में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये मैंने एक एमएमसी बनाई है। तो एमएमसी क्या करते हैं, जब एमएमसी में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहां पर 4 माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, एक एमएमसी से, और अर्धसूत्री विभाजन उसमें एक होता है। तो एक एमएमसी से 4 लघु बीजाणु बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन कितने होते हैं उसमें, केवल एक। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 112 लघु बीजाणु के लिए हमें मतलब कितने विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसको सिंपल सा हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ये 28 यानी कि 28। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में कौन कूट या आभासी फल है। आभासी फल यानी कि फल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं बेटे। ठीक है, एक होते हैं यहाँ पर सत्य फल, ठीक है, सत्य फल, और एक होते हैं यहाँ पर असत्य फल। सत्य फल वो होते हैं जिनका निर्माण ओवरी यानी कि अंडाशय से होता है, और असत्य फल वो होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी दूसरे भाग से हो जाता है, जैसे कि थैलेमस से हो जाता है, जैसे कि मतलब जो है और भी किसी दूसरे भाग से हो जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पहला है सेब। तो सेब जो होता है उसका जो निर्माण होता है वो पुष्प के थैलेमस भाग से होता है, अंडाशय से नहीं होता है। इसलिए जो हमारा सेब है वो कैसा है, वो कूट फल है या आभासी फल है, या उसको हम फॉल्स फ्रूट या फिर असत्य फल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, सेब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर द्विनिषेचन की बात करते हैं कि द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है। तो द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है ये हमें मिलेगी आवृत बीजी में। आवृत बीजी का एक विशेष लक्षण होता है द्विनिषेचन। ठीक है, ये इसमें तो यहाँ पर सिंपल सा बस आंसर है यहाँ पर ये आवृत बीजी इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वेलिस्नेरिया में परागण किस माध्यम से होता है। तो वेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा होता है, याद रखिएगा। वेलिस्नेरिया क्या है, एक जलीय पौधा है। ठीक है, तो जलीय पौधे में परागण जल द्वारा हो, सीधी सी बात है। तो यहां पर आप देखेंगे जो माध्यम रहेगा परागण का वो रहेगा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल द्वारा। तो वेलिस्नेरिया में परागण किस माध्यम से होता है, ये होता है जल द्वारा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, और छठा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। यानी कि वो पौधे जिनमें परागण जो है वो वायु द्वारा होता है, तो उन पौधों में ऐसी क्या मतलब विशेषताएं होती हैं। तो वो पूछा है कि उनमें कौन सी विशेषता एक नहीं है। यहाँ पर 3 यहाँ पर दे रखी है वो विशेषताएं उसकी, और एक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हल्के परागकण, सीधी सी बात है भाई, वायु परागण जिसमें होता है पौधों में, उनके जो परागकण होते हैं बहुत हल्के होते हैं, जिससे कि हल्के झोंके से ही हवा के वो उड़ जाते हैं एकदम। ठीक है, बेहतर अनावृत यानी बेहतर अनावृत मतलब वेल एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल एकदम एक्सपोज होते हैं, जरा सी हवा चलने पर वो वहां से उड़ जाते हैं। वृद्ध एवं पिच्छ वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बड़ी होती है। ठीक है, और पिच्छ मतलब कि स्टिकी होती है, मतलब कि चिपचिपी होती है, कि कोई भी परागकण अगर आ रहा है तो वर्तिकाग्र पर वो आसानी से एकदम चिपक जाएगा। ठीक है, और असंख्य बीजांड, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बीजांड यानी ओविल जो होते हैं उसके ओवरी में केवल एक होता है। ठीक है, असंख्य नहीं होते। तो यहाँ पर जो गलत है ये मतलब कह रहे हैं कि नहीं होता है, विशेषता नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असंख्य बीजांड। ठीक है, चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। परागकण में कौन, जैसे आप परागकण बनाते हैं, यहाँ पर हम एक परागकण बनाया मैंने ये। तो परागकण जो होता है आप देखेंगे इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका ये बड़ी वाली होती है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं वेजिटेटिव कोशिका, और एक कोशिका यहाँ पर ये होती है जनरेटिव कोशिका बोलते हैं इसको, छोटी कोशिका होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जनरेटिव कोशिका। ठीक है, या फिर हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, ये वाली कोशिका है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ट्यूब कोशिका, ट्यूब कोशिका, ट्यूब सेल, या यहाँ पर दे रखा है हमारे यहाँ पर नलिका कोशिका। ठीक है, तो ट्यूब कोशा या नलिका कोशा बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे यहाँ पर हम जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशा। तो इसमें पूछ रहा है कि परागकण में पाए जाते हैं 2 नर युग्मक, नहीं इसमें नर युग्मक नहीं होते, 2 वर्धी कोशिकाएं एक जनन कोशिका, ये भी गलत आंसर है।
एक जनन कोशा और एक नलिका कोशा। तो एक यहाँ पर जनन कोशा है और एक ये ट्यूब सेल या नलिका कोशा है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक नलिका कोशा एक नलिका, ये भी गलत आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका, यानी कि एक ट्यूब सेल और एक जेनेटिव सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर बच्चों। 8वां प्रश्न है कि एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, जब हम एंथर की बात कर रहे थे पराग कोश की, तो जब उसका सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो उसमें परागधानियां कितनी होती है, 4 होती हैं। यानी कि जो हम बात कर रहे थे लघु बीजाणुधानियां की, यानी कि हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरांजियम की, तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरांजियम होते हैं या 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, और उन्हीं को हम परागधानियां भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। एक पराग कोश में 4 परागधानियां होती हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न यहां पर क्या है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण परागण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। तो जो परागण है यहाँ पर आप देखेंगे, परागण में 2 लेयर पाई जाती है। एक सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्साइन होती है, और एक मतलब जो है इसके अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। इंटाइन जो है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, जबकि यहाँ पर जो एक्साइन जो बनी होती है यहाँ पर एक सबस्टांस होता है, एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये एक केमिकल है, एक पदार्थ है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन को संरक्षित रखता है हजारों सालों तक। यानी कि पोलन ग्रेन हमें जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, बिल्कुल वो किसकी वजह से मिलते हैं, वो मिलते हैं स्पोरोपोलिनिन की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम साल्विया में परागण होता है। देखिए साल्विया जो है एक जलीय पौधा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परागण यहाँ पर जो जल द्वारा नहीं होगा इसमें। साल्विया में परागण जो होता है वो कीटों द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट जो होता है, एक तरीके से कहें हम यहाँ पर, प्लांट तो जलीय होता है लेकिन उसका जो पुष्प होता है वो जल के ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर निकला रहता है साल्विया में। तो इसलिए यहाँ पर जो है जल द्वारा नहीं होकर इसमें परागण कीटों द्वारा होगा, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपके हो गए आपके। चलिए।